हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंटशिप के लिए वो जीत गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से लोग अराउंड द वर्ल्ड जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं फॉर द ग्लोबल सेटअप, ग्लोबल वो अपने-अपने प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो मैं भी सोचा कि मेरे भी तो कुछ प्रेडिक्शंस होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस मैंने जो किया है, वो बिल्कुल सही निकला है। मैं बहुत अनफॉर्च्यूनेट समझता हूँ थ्रू आउट द ग्लोब बहुत अपने आप को लोग प्रेडिक्टर कहते हैं कि ये है, वो है। किसी भी आदमी का प्रेडिक्शन इवन इंडिया में जो अपने आप को बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े-लिखे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी हैं, वो कुछ एक्सट्रापोलेशन कर देते हैं। 2019 की बात है जब मिस्टर बाइडेन आने वाले थे, तो इनको लोगों ने कहा कि ये उनके साथ काम कर रहा था, ओबामा के साथ, तो ओबामा जो है थोड़ा-सा ये है, वो है, नेचर का आदमी है, अच्छा सोचता है ग्लोबल गवर्नेंस के लिए, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, बाकी सारी चीज़ों के लिए बेहतर काम करता है। तो मैं तो उस समय पॉलिटिक्स में बिल्कुल नया था, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं नेचर ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिक्स ये मैं देख रहा था, उसमें कहीं नज़र नहीं आता, ये जो चीज़ लोग बोलते हैं। लेकिन ठीक है, एक एक्सट्रापोलेशन है आइडिया का, लेकिन मुझे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली फैक्ट समझ में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सही समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस के अपने व्यूज़ क्या हैं, नेशन की ट्रैजेक्टरी क्या है, जिसके बिहाफ़ पर वो, है ना, आगे प्रोजेक्ट होंगे। डोनाल्ड ट्रम्प अभी आए हुए हैं, लोग अपना खूब प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। मुझे तो नज़र आता है कि प्रेडिक्टर भी ना लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वो जानते हैं कि हम चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं या एक्स्ट्रा, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। वो फैक्ट से बाहर निकल जाते हैं। 15 मिलियन 15 15 मिलियन $15 मिलियन COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉन्फ्रेंस जो UNFCCC की होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए, यूएस ने केवल $15 मिलियन दिए। 15 मिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज के इश्यू के लिए। मिलियन, एम फॉर मिलियन, आप समझें, $15 मिलियन, उतना तो लोग, है ना, पीनट्स कुछ नहीं है यूएस के लिए। उससे ज़्यादा तो कहीं इंडिया ने दे दिए थे कंट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फाइट के लिए। ये है वो जिनके लिए आप लोग कहते हैं कि ये बड़ा ही क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यू के लिए बहुत कुछ करने वाला है। मिस्टर बाइडेन की बात कर रहे थे। इसने पूरी दुनिया में वॉर मचा दिया है। डिस्टर्बेंस है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस, वॉर का डिस्टर्बेंस चारों तरफ चल रहा है, अननेसेसरी वॉर लड़ रहा है। क्या यूएस सिटीजन इस बात को नहीं जानते? हारना तो तय ही था।
अगर मैं भी यूएस सिटीजन होता तो मैं ट्रम्प को वोट किया होता। मुझे वॉर बंद होना चाहिए और इकोनॉमी धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रही है, करेगी। ग्लोबल रिकवरी हो रही है जीडीपी की। लेकिन इस तरह वॉर करना अलग-अलग सेगमेंट्स में थ्रू आउट द ग्लोब, बाइडेन सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट है इस पूरे सिनेरियो में। मेरी पूरी जानकारी जहाँ तक यूएस के प्रेसिडेंट्स की है, सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट है बाइडेन। अब ट्रम्प आ रहा है फिर से वंस अगेन। ट्रम्प के आने से कुछ चीजें बदलेंगी। पहला जो मुझे नजर आता है वो है नाटो के साथ रिलेशनशिप। NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस कॉमन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ रिलेशनशिप कुछ चेंज होगा, लेकिन वो कंप्लीट चेंज नहीं होगा। अगर वो कंप्लीटली चेंज हो जाए और नाटो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसमेंटल हो जाएगी वो, लेकिन उसमें फिसर्स जरूर पैदा होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि यूरोप अपना डिफेंस बजट बढ़ाए। नाटो को जो चार्टर है उसमें लिखा गया है कि 2% हर कंट्री जो उस ग्रुपिंग में है वो अपना डिफेंस बजट 2% ऑफ जीडीपी रखेगा। ऐसा उसमें ऑब्लिगेशन है, तो सारे लोग उसमें रखने की कोशिश करेंगे। अब यूरोप के ऊपर काफी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी चल नहीं रही है, पीपल एक्सपेक्टेशन और भी है, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो यूरोप को 2% अपने जीडीपी का खर्च करना भी उसके लिए मुश्किल काम होता है। अब इंटायर अगर यूरोप की जीडीपी देख लोगे तो यूएस के जीडीपी के बराबर लगभग आ जाता है या कम ही रहता है। तो ये भी बात समझने की है। तो यूएस उसको फंड करता है, लार्जली जो ये नाटो की फंडिंग है वो यूएस के द्वारा ही होती है। 200 प्लस बिलियन डॉलर अभी तक यूक्रेन की वॉर में दे चुका है वो। तो वही ट्रम्प कहता है कि इतना सारे पैसे यूरोप की डिफेंस के लिए मैं देता हूँ, मीन्स अमेरिका देता है। तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, सो दैट द बैलेंस कैन बी फाउंड। अगर नाटो कमजोर होती है तो इसके बहुत बड़े असरात होंगे। अगर यूएस का रिलेशनशिप, जैसा कि अभी जापान कह रहा है कि एशिया नाटो ऑफिस जापान के अंदर खोला जाए, अगर जापान के अंदर एशियन ऑफिस खोला गया नाटो का, तो चाइना के लिए डायरेक्ट थ्रेट होगा। यूएस फोर्सेस बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पर मौजूद हैं। ताइवान और जापान और साउथ कोरिया, फिलिपाइन, सारी जगह यूएस के फोर्सेस मौजूद हैं। अब आप बात को समझें कि अगर एशिया नाटो खुलता है या फिर एशिया नाटो अगर वीक होता है इस रिलेशनशिप में, नाटो वीक होने के सिम्टम्स भी मुझे मिल गए हैं। अभी जो ओलाफ शोल्ज साहब आए थे, जर्मनी के चांसलर साहब, इंडिया जब आए थे, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान वर्ड यूज किया मल्टीपोलैरिटी। उन्होंने ये भी कहा कि अब ग्लोबल दुनिया के अंदर ऐसा कोई एक लीडर नहीं है, एक सेगमेंट ऐसा नहीं है जो पूरे ग्लोब को चलाएगा, है ना? उसमें मल्टीपल एक्टर्स होंगे। मल्टीपोलैरिटी की उन्होंने बात की है। और अभी मैंने देखा है कि
वो अपना डिफेंस बजट जर्मनी जो है वो 2% करने के लिए तैयार है। अभी परसों ही कल परसों की बात है उन्होंने अपना स्पीच भी दिया। क्योंकि नाटो का जो क्राइटेरिया है एटलीस्ट उसको फुलफिल किया जाए कि यूएस जो है उस पर दबाव ना बना सके, है ना? यूएस की फंडिंग यूरोप के लिए ज़रूरी है। अब अगर बात आती है फ्रांस के लिए तो फ्रांस भी कहता है कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, है ना? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है एक वर्ड है जो उसके इंडिपेंडेंस स्टेटस को शो करता है ना? कि वो पॉलिटिकल अपना और इकोनॉमिक डिसीजन और मिलिट्री डिसीजंस खुद लेंगे, है ना? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती है और वो बाय प्रेशर कोई डिसीजन नहीं करते, है ना? यही होती है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो फ्रांस भी इसकी बात करता है और आज की ट्वीट में जो मैंने देखा कि उन्होंने मिस्टर सोल्स और अ, फ्रांस के मैक्रोन साहब, प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने ट्वीट किया, जब तो उन्होंने एड्रेस किया ट्रंप साहब को, उन्होंने लिखा भी उसमें, मेंशन किया, रिलेशनशिप बेहतर चाहते हैं, बट हम यूरोप की सेंट्रलिटी की भी बात करते हैं, है ना? कई बार ऐसा ओलाफ सोल्स साहब ने सपोर्ट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट का कि यूरोप की ऑटोनॉमी को लेकर के। सो यूरोप अगर डिसएंगेज होता है यूएस के साथ, अगर यूएस अपने सपोर्ट को विड्रॉ करता है यूरोप के डिफेंस के लिए, तो इससे पता चलेगा कि यूएस का जो डिफेंस है, उसके एलाइज के लिए काफ़ी नहीं है, जिसमें रिलेशनशिप विद जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बदलेगा। ये सभी लोग उसके चमचे हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिना यूएस के। यूएस के बिना ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है, जापान कुछ भी नहीं है यूएस के सपोर्ट के बिना। यूएस इनको सपोर्ट करेगा, नाटो हो या ना हो, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इमीडिएट चाइना को चैलेंज करने के लिए है। क्वाड यहाँ एग्जिस्ट करेगा। मिस्टर एस जयशंकर अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने कहा क्वाड विल रिमेन कंटिन्यू एंड बायलैटरल रिलेशनशिप विद गेट स्ट्रॉन्गर एवरी बाय द डे। सो क्वाड पर फोकस ज्यादा होगा ट्रम्प के पीरियड में भी। क्वाड के अगर अगर नाटो का रिलेशनशिप कमजोर होता है, नाटो एक कंप्लीट सिस्टम है, उसकी अपनी एक ग्रेविटी है। अगर ये चेंज होती है तो इसमें चाइना को काफी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। अगर नाटो कमजोर होती है ना, तो चाइना को इसमें सपोर्ट मिलेगा और यूएस और यूरोप के बीच अगर डीलिंग होता है, हम आपको बता दें, यूके, इधर इजराइल, इधर जापान और इधर ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ऐसे मेंबर हैं जिनके साथ यूएस का रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा। ये रिलेशनशिप ऐसे हैं तब जाके ब्रेक होंगे जब यूएस पर अटैक हो जाए। दैट मीन्स थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो दुनिया बनेगी ना, उसमें जाकर के ये होगा, ये अभी नहीं होगा। इतना मजबूत रिलेशनशिप है इनका। सर्कमस्टांसेस चाहे जो आ जाए, ये मजबूत रहेंगे भी, क्योंकि ये यूएस के इंटरेस्ट में है। पता है आपको, यूएस का इंटरेस्ट है इसमें।
कारण क्या है? ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं और ये इनकी अपनी स्मॉल कैपेसिटी है। तो ये एक आइलैंड नेशन की तरह बिहेव करते हैं यूएस के लिए। यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन रीजन में फैले हुए आइलैंड्स हैं और इन्हीं लोगों के दम पर यूएस इस रीजन में प्ले करता है ग्लोबल डोमिनेंस। यूएस को डायरेक्ट चैलेंज कभी नहीं आया। वही क्यूबन क्राइसिस 1963 के अप्रॉक्सीमेट आया था, जब रशिया ने मिसाइल इंस्टॉल कर दी थी क्यूबा में। उसके बाद क्यूबा का तो उसने गर्दन से दबा दिया ऑक्सीजन ही, है ना? क्यूबा आज तक कभी सुधरा नहीं। तो आप समझें, यूएस को इन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने में कोई नुकसान नहीं है। इनको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं करना पड़ता। और ये आपके आइलैंड की तरह हैं। आप आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी बेहतरीन ज़्यादा है यूएस की, इन सभी को आपके मिलिट्री स्ट्रेंथ की नीड है, सपोर्ट की। तो ये आपका ग्लोबल डोमिनेंस करने में मदद करते हैं। ये पूरी तरह से यूएस के वेलफेयर में है। लेकिन नाटो फोर्सेस क्यों? क्योंकि वो नाटो फोर्सेस उससे पैसा विथड्रॉ करती हैं और वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है यूरोप की सिक्योरिटी के साथ। तो उसमें यूएस को कोई फ़ायदा नहीं है लार्जली। हाँ, अगर नाटो की कमज़ोरी होती है, ग्रेविटी टूटती है, नाटो अगर एक साथ है ना, तो चाइना उससे फ़ियर करता है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाए, यूनिटी इनकी ब्रेक हो जाए, तो यूएस इंडिविजुअली इन सभी लोगों से ज़्यादा चाइना इंडिविजुअली सभी लोगों से ज़्यादा ताकतवर है। इवन सम टाइम यूएस से भी वो ताकतवर है चाइना। अब वो चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ। अब फिर वो जो क्वाड ग्रुपिंग यहाँ बना हुआ है, फिर वही एक ऐसा काम आएगा जो चाइना की गर्दन दबाएगा, है ना? जबकि ये नज़र आता है कि नाटो वीक होगी, क्योंकि वो मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं जिसमें यूरोप एक पोलर वर्ल्ड का बनेगा, है ना? ग्लोबल गवर्नेंस का ऑर्डर में, है ना? तो बात आप समझें, यहाँ स्ट्रक्चर बदलेगा। अगर ये बदला, वीक हुआ नाटो, जिसमें चाइना विनर होगा और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ा, और चाइना बदमाश भी है, वो जहाँ जाता है वो फ़ोर्स के साथ जाता है, अथॉरिटेरियन नेचर है उसका। वो ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा है ना? क्योंकि उसके अपना वेट और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। अगर उसको कलेक्टिवली हम मिल करके उसको काउंटर ना करें, तो चाइना को इन्फ्लुएंस बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है वो, एयर फोर्सेस उसके पास ताकतवर है। दुनिया में इंडिविजुअली कोई रीजन उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, अगर यूएस उस रीजन का सपोर्ट ना करे जैसे नाटो है। नाटो का अगर ऑफिस खुल जाए जापान के अंदर, वो डायरेक्ट चैलेंज होगा चाइना के इन्फ्लुएंस को, और नाटो फोर्सेस फिर वहाँ पे मूव करना शुरू करेंगी। एशियन सेंट्रलिटी की जो बात की जाती है, क्वाड ग्रुपिंग उसको स्ट्रेंथन करता है। यही सारे इन्फ्लुएंस हैं जो चाइना को चैलेंज करने के लिए बने हुए हैं। अदरवाइज अगर इन्फ्लुएंस ना हो ना, तो चाइना इसमें पूरी तरह से रौंद देगा लोगों को। बीआरआई प्रोजेक्ट जो चाइना का हुआ ना, इससे चाइना को बहुत इम्पेटस मिला। हाँ, अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसा लीडर है जिसने चाइना के इकोनॉमिक जो ये एक्सेलरेट कर रही थी ना, उस पे ब्रेक रख दी। और वही ब्रेक रखना और प्लस उसके बाद कोविड आ जाना। ट्रंप नहीं, ट्रंप का बहुत वो बिजनेसमैन है ना? और प्रेसिडेंट होने की वजह से उसके पास ताकत भी थी, तो उसने ब्रेक रखा चाइना और यूएस के ट्रेड पर, और इसी से चाइना को नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। और उसके बाद अब जो स्ट्रक्चर बन के सामने आ रहा है, वो बहुत डिफरेंट है। चाइना ट्रबल में है। सो आप समझें कि ये बहुत कुछ होने वाला है यूएस के इस इलेक्शन से। ग्लोबल गवर्नेंस में ग्लोबल ऑर्डर बदलेगा और ये ऐसा मोमेंट है जब चेंज हर जगह हो रहा है।
इंडिया भी अपना स्पेस खोज रहा है ना? एज़ ए ग्लोबल लीडर बहुत कुछ कहना बाकी है। अगर देखते हैं कि आप सेकंड वीडियो बना सकते हैं या नहीं, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत लंबा इसको स्ट्रेच करना है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। हमें 20 मिनट का टाइम मिलता है एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।